सर्दियों की मीठी धूप और ठंडी हवा से शरीर में छुरछुरी सी दौड़ गई। खुद को फटे पुराने कपड़ों में ढकते हुए 12 साल का मन्नू गंगा घाट की सीढ़ियों में धूप में बैठ गया और सोचने लगा कि गर्मी हो या सर्दी, हर एक मौसम गरीबों को ही क्यों सताता है। एक मौसम गुजरता नहीं कि दूसरे की चिंता सताने लगती है। मन्नू ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने ऊपर से 2 रुपए का सिक्का फेंक दिया। मन्नू बड़ी फुर्ती से उस सिक्के की तरफ लपका। मन्नू उस सिक्के को हाथ में लेते हुए बोला, एक सिक्के से क्या होगा, खाना भी नहीं आएगा। भगवान आप लोगों से और सिक्के डलवाओ ना। आज पता नहीं मुस्कान कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। मैंने उससे कहा था कि दूसरे घाट के अलावा और कहीं पैसे चुगने नहीं जाना। आज तो कोई खाना खाते हुए भी नहीं दिखाई पड़ा, नहीं तो 1-2 पूरी मिल ही जाती है। जोरों की भूख लगी है और ये मुस्कान भी पता नहीं कहाँ रह गई। मनु और मुस्कान दोनों गंगा घाट पर पैसे बीनकर अपना गुजारा करते थे। दिन घाट की सीढ़ियों पर और रात पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के नीचे या मंदिर की सीढ़ियों पर कट जाते थे। ना माँ बाप थे और ना कोई रहने का ठिकाना। मुस्कान को आते देख मन्नू के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो जल्दी से उसके हाथ में पकड़ी हुई थैली को जल्दी से लेते हुए बोला, आ गई तू? कहाँ चली गई थी? कब से तेरा इंतजार कर रहा था। बता कितने पैसे इकट्ठे हुए? गिन लो भैया। भैया एक बात बताओ कि हम लोग कब तक पैसे बीन बीन कर गुजारा करते रहेंगे? गर्मियाँ आने वाली है, सर्दियाँ तो कैसे भी कट जाती है, लेकिन गर्मियाँ शुरू होने वाली है, आगे कैसे होगा? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। गर्मियों में घाट की रेत गर्म हो जाती है, बिना चप्पलों के पैर चलते हैं, सीढ़ियों पर लेटने में कमर चलने लगती है। पता नहीं अब की गर्मियाँ कैसे कटेंगी। समय गुजरने लगा और गर्मी चमड़ी चलाने लगी, लेकिन वो दोनों बेसहारा बच्चे अभी भी घाट पर सिक्के मिलने का इंतजार कर रहे थे। भैया मैं घाट पर से जा रही हूँ, अब यहाँ नहीं रुका जाता, पैर जल रहे हैं। तू रुक मुस्कान, मैं कहीं से बोतल ढूंढ लूं। तुम्हारे पैरों में बोतल बांध दूंगा तो पैर नहीं जलेंगे। मन्नू की नजर एक लड़के पर गई जो पीठ पर बोरा बांधे हुए था और घाट से खाली बोतलें और कुछ लोहे प्लास्टिक का सामान बीन रहा था। मन्नू उस लड़के से बोला, भैया मुझे 2 बोतल दे दो, मुझे मेरी बहन के पैरों में बांधनी है। उसके पैर में चप्पल नहीं है ना, इसीलिए। वो लड़का बोला, नहीं मैं तुम्हें बोतल दे दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम तो ये तो कूड़े में फेंक दोगे, इनसे कैसा नुकसान? अरे भाई ये बोतल कूड़े में नहीं फेंकी जाती, बल्कि ये सब सामान हम कबाड़ की दुकान पर बेच देते हैं, जिससे हमें पैसे मिलते हैं। मन्नू को एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी कबाड़ बीन कर बेचूं और पैसे कमाऊं। अब मन्नू ने पहले तो मुस्कान के पैर में बांधने के लिए खाली बोतल ढूंढी और फिर उन्हें बांधकर दोनों भाई बहन कबाड़ बीनने निकल गए। कबाड़ इकट्ठा करके वो कबाड़ी की दुकान पर गए और 100 रुपए का बेच दिया। 100 रुपए देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने 100 रुपए देखे थे। भैया इस तरह तो हम कबाड़ बेचकर अमीर हो जाएंगे। हट पागल, 100 रुपए से क्या अमीर बनते हैं? अमीर बनने के लिए हमें और पैसे कमाने पड़ेंगे। चल छोड़, पहले हम अपने लिए चप्पल खरीदते हैं, उसके बाद खाना। दोनों खुशी से उछलते हुए बाजार चप्पल खरीदने चले गए। अगले दिन, अरे मुस्कान आज इतनी उदास क्यों है? भैया हमारे पास घर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं है और हम गरीब हैं। क्या सब गरीबों के घर नहीं होते? सब गरीब हमारे जैसे भी तो नहीं होते पगली। थोड़े दिन रुक, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। भैया रात में घाट पर मच्छर बहुत काटते हैं, अगर अपना घर होता तो वहाँ मच्छर नहीं काटते। मनु ने सोचा कि जरूरी तो नहीं कि हमारे पास एक आलीशान घर हो, सर छुपाने के लिए तो झोपड़ी ही काफी है। अच्छा होगा कि हम नदी के किनारे से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बना लें। वो दौड़ता हुआ गया और मुस्कान को खेतों की तरफ ले गया। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुस्कान हम लोग खेतों में जा रहे हैं, वहाँ से हम कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास फूस लाकर अपने लिए झोपड़ी बनाएंगे। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। मुस्कान उस घर के अंदर जाकर खुशी से नाचने लगी। अरे वाह भैया, कितना सुंदर घर बना है हमारा। काश हमने ये घर पहले बनाया होता तो हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। अब तो खुश है ना? अब तुझे यहाँ मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ भैया, अब हमारे पास हमारा घर है, अब हम अपना खाना भी यहीं बनाकर खाया करेंगे। मनु हंसता हुआ बोला, पागल, घर तो लकड़ियाँ और घास फूस से बना है, लेकिन खाना बनाने के लिए तो मिर्च मसाला दाल आटा सब चाहिए ना, कहाँ से आएगा? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जल्दी से कोई काम ढूंढूंगा जिससे मैं तेरे लिए सारी सुविधाएं जुटा सकूं। भैया तुम कितने अच्छे हो। कुछ दिनों बाद मनु कबाड़ की दुकान पर ही बैठने लगा, जहाँ से उसे 5000 रुपए महीना मिलने लगा। समय के साथ साथ मनु बड़ा हो चुका था और मुस्कान भी। मनु देखता था कि सब लोग उसकी बहन को अजीब नजरों से देखते हैं, इसलिए मनु ने उससे कहा, सुन मुस्कान, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अब तू घर में ही रह कर। मुस्कान गुस्से में बोली, अच्छा ये बताओ मैं अकेली घर में रहकर क्या करूँ?
मेरा मन नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई काम देख लूँ। नहीं मुस्कान, बस तू घर में रह और कढ़ाई बुनाई सीख, ताकि ससुराल जाकर तुझे सुनना न पड़े। अच्छा भैया, तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक अनाथ और कूड़ा बीनने वाली लड़की से शादी करेगा? और वैसे भी मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? शादी तो अमीर गरीब सबकी होती है, तेरी भी होगी। चल अब जल्दी से खाना पर। एक दिन मनु और मुस्कान दोनों सो रहे थे। पता नहीं कहां से हवा के झोंके के साथ एक पतंगा आया और उनकी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। जैसे ही एक लकड़ी मनु के हाथ पर गिरी तो उसकी चीख निकल गई। अचानक से मनु की आंख खुल गई तो वो आग देखकर घबरा गया और हड़बड़ाते हुए उसने मुस्कान को जगाया। मुस्कान उठ, मुस्कान जल्दी से उठ, हमारी झोपड़ी में आग लग गई है, हमारा छप्पर जल रहा है, जल्दी उठ वरना झोपड़ी के साथ हम भी जल जाएंगे। मुस्कान उठी और दोनों भाई बहन जल्दी से बाहर निकल गए। मुस्कान रोते हुए बोली, भैया, अगर हम दोनों अंदर होते तो आज दोनों भाई बहन जल गए होते। हमारा सारा सामान जल गया भैया। गरीबों की तो किस्मत ही खराब होती है। सोचा था कि कुछ दिन बाद पक्का घर बनाएंगे, मगर सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये गर्मी का कहर शायद हमारी जान लेकर छोड़ेगा। अब वहाँ घर के नाम पर केवल राख पड़ी थी। मनु को चिंता सताने लगी कि वो फिलहाल कबाड़ की दुकान पर भी रह लेगा, लेकिन अब वो अपनी सियानी बहन को कहाँ रखेगा। अब उसकी उम्र इधर उधर खुले में सोने की नहीं है। रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई। दिन चढ़ते ही सूरज आग उगलने लगा, लेकिन फिलहाल तो चिंता घर की थी। उन्होंने फिर से एक बार लकड़ियां और घास फूस से झोपड़ी बना ली। मुस्कान, इस बार हम छप्पर पर बालू डालेंगे, जिससे गर्मी में वो कहीं से आग नहीं पकड़ेगी, और तू इसकी दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा ले ताकि अंदर से भी आग न पकड़े। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी, इससे हमारी झोपड़ी में ठंडक भी रहेगी। झोपड़ी तो बन गई, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में काम करने से मुस्कान की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और उल्टियां होने लगी। मनु बेचारा क्या करे। आसपास में कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं था और प्राइवेट में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मुस्कान कराहते हुए बोली, भैया बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी के मारे जी घबरा रहा है। रुक जरा, मैं पंखे से हवा कर देता हूँ। भैया मुझे ठंडा पानी पीना है। मनु की आंखों में अपनी छोटी बहन की हालत देखकर आंसू भर आए। वो दौड़ता हुआ गया और गंगा जी से रोते हुए लौटा भर लाया। तभी वहाँ एक बुजुर्ग दंपति दयाराम और सावित्री ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? मनु ने कलाई से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहन गर्मी की वजह से बहुत बीमार पड़ गई है। दंपति ने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है? भगवान पर भरोसा करो, वो ठीक हो जाएगी। उसे किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ। मनु फिर से रो पड़ा। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के मेरे पास पैसे नहीं है। उन दोनों बुजुर्गों को उस पर दया आई। दयाराम ने मनु से कहा, अगर बेटा ऐसी बात है तो हमें अपने घर ले चलो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी बहन को देख लूंगा। मनु को जैसे भगवान मिल गए। वो उन्हें जल्दी से अपनी झोपड़ी में ले गया और मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबूजी ये है मेरी बहन। दयाराम ने उसकी नब्ज पकड़ कर देखी तो पता चला कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबूजी हम अनाथ है, हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, गर्मी में दूसरी झोपड़ी बनाने से इसकी तबीयत बिगड़ गई। बेटा ऐसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, शरीर में पानी खत्म हो चुका है, जब तक ग्लूकोज नहीं लगेगा तो ये ठीक नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम हमारे साथ शहर चलो, वही हम इसका इलाज कर पाएंगे, और चिंता मत करना, हम गरीबों का इलाज मुफ्त करते हैं। वो लोग मनु और मुस्कान को शहर ले गए और वहाँ जाकर मुस्कान का मुफ्त इलाज किया। वो ठीक हो गई। बाबूजी हम बहन भाई आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दयाराम मुस्कुराते हुए बोला, अगर हमारे एहसान को चुकाना चाहते हो तो तुम दोनों यहीं हमारे अस्पताल में रहकर गरीबों की सेवा करो। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? सेवा तो ठीक है, लेकिन बिना रोजगार खाने को कहाँ से आएगा बाबूजी? हम तुम्हें यहीं अस्पताल में एक कमरा दे देंगे, जहाँ तुम्हें गर्मी में तड़पना नहीं पड़ेगा। वहाँ एसी और पंखा दोनों की सुविधा है, साथ में महीने के पैसे भी मिलेंगे। भैया सच में हमें पंखे वाला कमरा मिलेगा? साथ में एसी भी। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो दोनों उस कमरे में गए तो उन्हें लगा कि जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों। जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतनी ठंडक वाला कमरा देखा। वो दोनों वहाँ रहने के लिए तैयार हो गए। दरअसल दयाराम और सावित्री की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो गरीब लोगों की हमेशा मदद करते थे। उसके बाद मनु अस्पताल में ही रहकर वहाँ मरीजों की सेवा करने लगा और मुस्कान गरीबों के लिए खाना बनाने लगे। अब गर्मी का कहर खत्म हो चुका था और वो दोनों भाई बहन एक अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत कर चुके थे। श्रुति से प्यार करता था, लेकिन कभी उसे नहीं कह पाया। जब तक वो उससे प्यार का इजहार करता, तब तक श्रुति के लिए विनय के दोस्त रजत का रिश्ता आ गया और उनकी शादी हो गई। श्रुति, मैं तुम्हें कॉलेज के समय से ही पसंद करता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ
जो मुझे मनपसंद जीवन साथी मिला। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे आपके जैसे इतने प्यार करने वाले पतिदेव मिले हैं, और मुझे पैसा नहीं, आपका प्यार और साथ चाहिए। बाहर से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती हुई रजत की माँ देविका बोली, रजत, थोड़ी बहुत शर्म हया है या नहीं? 8 बज गए हैं और बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे बाप रे, मैंने तो अभी तक समय पर ध्यान ही नहीं दिया। माँ आप चलो, वो अभी आती है। देविका गुस्से में बोली, आजकल के बच्चे एक दूसरे से चिपके ही रहते हैं, और एक हम थे जो पति का मुंह देखे हुए महीनों गुजर जाते थे। श्रुति जल्दी से बाहर आई और देविका से बोली, कहिए माँ जी। रोबोट हो क्या जो सब कुछ कहने से ही करोगी? तुम्हें इस घर में आए हुए सप्ताह बीत गए हैं, अब तुम्हें रसोई संभाल लेनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। श्रुति के लिए यहाँ सब कुछ नया था। उसने डरते डरते नाश्ता बनाया। नाश्ता करते वक्त देविका बोली, बहू, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? चाय में चीनी ज्यादा है, पराठों में नमक ज्यादा है। सॉरी माँ जी, दरअसल हमारे यहाँ नाश्ते में पराठे नहीं बनते, पिताजी की इतनी तनख्वाह नहीं थी। बहू, टाटा बिरला तो हम भी नहीं है, लेकिन चाय के साथ कुछ तो चाहिए ही होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। होली नजदीक आने वाली थी। श्रुति की पहली होली थी जो उसके मायके में मनाई जाती, इसलिए उसे होली का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन उससे पहले विनय का जन्मदिन था और विनय ने रजत और श्रुति दोनों को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था। श्रुति, विनय ने हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसके लिए कोई तोहफा खरीद लूं। ऐसे खाली हाथ जाना क्या अच्छा लगेगा? इस बार तो आपकी सैलरी लोन की किश्त भरने में ही कट गई। श्रुति, विनय हमारे कॉलेज का दोस्त है, अगर हम लोग नहीं गए तो उसे बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, तुम्हारे मायके से जो मेरे लिए घड़ी आई थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो वही पैक करके ले चलते हैं। जाना जरूरी है क्या? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं घड़ी पैक कर लेती हूँ। वो दोनों विनय के जन्मदिन में चले गए। वहां जाकर पुराने दोस्तों के साथ बातचीत करने और नाच गाने में कब रात का 1 बज गया उन्हें पता ही नहीं चला। रजत, बहुत समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। अरे, तुम लोगों के साथ तो समय का पता ही नहीं चला, लेकिन अब जाने का समय नहीं है। तुम लोग सुबह चले जाना, आज मेरे यहाँ मेहमान बनकर रहो। सॉरी यार, सुबह काम पर जाना है, नहीं तो 1 दिन के पैसे कट जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस समय यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी। इस समय टैक्सी नहीं मिलेगी। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं विनय, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। कोई ऑटो मिलेगा तो वही देख लेंगे। मैं तुम्हें ऐसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, चलो मेरे साथ। उनके बहुत मना करने के बावजूद भी विनय ने गाड़ी निकाली और उन्हें उनके घर छोड़ने चल दिया। विनय और रजत आगे और श्रुति पीछे बैठी हुई थी। रजत, देखो तो, शायद तुम्हारी तरफ का दरवाजा खुला है। कोई नहीं, कुछ ही दूर तो घर है। रजत के घर से गाड़ी कुछ ही दूरी पर थी। किसी ट्रक वाले ने विनय की गाड़ी को ऐसे टक्कर मारी कि रजत दरवाजे की तरफ झटके से गिरा और गिरते ही सड़क पर जा गिरा। उसके सड़क पर गिरते ही ट्रक के पहिए रजत को कुचलते हुए चले गए। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, ट्रक रजत को कुचलकर भाग चुका था। विनय ने गाड़ी रोकी तो देखा रजत मर चुका था। श्रुति गाड़ी से निकली, रजत को खून से लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। विनय का शरीर थर थर कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया और अब वो क्या करे। उसने पहले पुलिस को फोन किया, फिर श्रुति को फोन करके उसके ससुराल फोन किया। श्रुति को कुछ समय बाद होश आया तो वो ससुराल में थी। श्रुति चिल्लाने लगी, रजत, रजत, कहाँ है रजत? मुझे रजत चाहिए। हमने मना किया था ना विनय, फिर क्यों लाए तुम अपनी गाड़ी से? मुझे मेरा रजत सही सलामत चाहिए। श्रुति की माँ बोली, इंसान जानबूझकर कुछ नहीं करता श्रुति, अनहोनी उसे हर हाल में अपने पास बुला ही लेती है। संभालो अपने आप को बेटी, दामाद बाबू अब नहीं रहे। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें मेरे साथ होली खेलनी है, मेरे साथ घर जाना है। माँ, तुमने बुलाया था ना हमें होली पर, ये हमारी पहली होली होगी ना माँ।
फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी माँ उसे समझाती रही, लेकिन वो कैसे समझती। उस पर तो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया था। रजत का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद घर वालों को बॉडी सौंप दी गई। कुछ ही देर में श्रुति का सब कुछ सुहा हो गया और वो बेचारी बैठी हुई अपने मुकद्दर पर रोती रही। 2 दिन बाद देविका श्रुति को रोते हुए देखकर बोली, मनहूस, अब क्यों आंसू बहा रही हो? अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और कहाँ गई मेरी बेटे को? अब तो तुम्हें चैन आ गया होगा। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? वो तो सिर्फ एक हादसा था। हादसा था तो तू क्यों नहीं मरी उस हादसे में? वो लड़का क्यों नहीं मरा? रजत की छोटी बहन मीनू बोली, भाभी क्या गलत कहा माँ ने? मेरा भाई शादी के 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चला गया। आप मनहूस नहीं तो क्या है? श्रुति समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग सच में ही उसे मनहूस समझ रहे हैं या उन्हें उनके बेटे की अचानक मौत से सदमा लगा है। श्रुति के रात दिन रो रो कर गुजर रहे थे। वो दिन भर यूं ही बिस्तर में पड़ी रहती और रजत की यादों में आंसू बहाती रहती। उसे कमरे में लेटे हुए देखकर देविका चिल्लाई, मेरा बेटा गया सो गया, अब कौन तुम्हें खिलाएगा? महारानी बिस्तर पर तो ऐसे पड़ी रहती है जैसे काम करने के लिए इसके बाप ने साथ में नौकर भेजे हो। मैं करती हूँ माँ जी। जब से रजत गया था, श्रुति ने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। खड़ी होती थी तो चक्कर आते थे। फिर भी वो उठी और झाड़ू पोछा करने लगी। मीनू ने ढेर सारे कपड़े उसके सिर पर दे मारे और बोली, ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो हो गया काम। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इसके बाद तुम्हें ये कपड़े भी धोने हैं। सारा काम निपटाकर जब वो खाना खाने बैठी तो देविका ने उससे थाली छीन ली और बोली, बहू ये क्या कर रही हो? तुम विधवा हो और विधवा ऐसा खाना नहीं खा सकती। एक विधवा को फीका खाना पड़ता है। ये मिर्च मसाले वाला खाना और पकवान सबका त्याग करना पड़ता है। माँ जी खाने दो ना, सुबह से काम करते करते खाना खाने का समय ही नहीं मिला। अब बहुत तेज भूख लगी है। खाने को किसने मना किया है? लेकिन अब तुम्हें फीका खाना खाना पड़ेगा। केवल सफेद रंग की साड़ी पहननी पड़ेगी। श्रुति देविका की बात सुनकर रोने लगी और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। रात में वो भूखी ही सो गई। सुबह वो उठी और नहा धोकर फिर से काम करने लग गई। अगले दिन होली थी। उसने खिड़की से देखा कि सड़कों पर गुलाल और पिचकारियां बिक रही हैं। चौराहे पर होली सजाई जा रही, लेकिन उसकी किस्मत में एक ऐसी होली थी जिसमें केवल सफेद रंग था। वो सोचने लगी कि अगर रजत होते तो मैं भी इनके साथ होली खेलती। अब मेरे जीवन में क्या होली और क्या दिवाली। तभी उसने देखा कि उसके माँ और पिताजी आ रहे हैं। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी और रोते हुए उनके गले लग गई। उसकी माँ बोली, मत रो मेरी बच्ची, तेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। अरे समधन जी आप ऐसे अचानक कैसे? सोचा कि त्योहार का समय है, बिटिया वहाँ दामाद जी को याद करके रोती होगी, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो दुख हल्का हो जाएगा। नहीं समधी जी, अभी मेरे बेटे को मरे हुए 1 महीना ही हुआ है और आप उसे लेने आ गए। वो कहीं नहीं जाएगी। देविका की बात सुनकर वो बेचारे चुप हो गए। उन्होंने देविका के हाथ जोड़े, लेकिन देविका ने साफ मना कर दिया। उसके बाद इसके माता पिता मायूस होकर वापस चले गए। श्रुति खिड़की से अपने माँ बाप को जाते हुए देख रही थी। तभी देविका बोली, बहू बिटिया इस तरह खिड़कियों से नहीं झांकती। ये अच्छे घर की बेटियों के लक्षण नहीं है। अब अंदर जाओ और कुछ चिप्स कचरी पापड़ वगैरह बना लो। गुजिया भी बना लेना। कल एकदम से इतनी सारी चीजें कहाँ बन पाएंगी? माँ जी, आपका जवान बेटा गया है और आपको ये सारी चीजें सोच रही हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी। अब क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं करोगी? समय के साथ चलना पड़ता है। त्योहार के दिन 4 लोग गुलाल लगाने आएंगे तो उनके सामने क्या रखोगी? और तुम्हें क्या दुख? मजे में रह रही हो। दुख तो मुझे है। मैं माँ हूँ और बेटे का दर्द माँ ही जानती है। देविका उसे उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। श्रुति ने अकेले ही सारी चीजें बनाकर रख ली और होली का दिन भी आ गया। देविका सुबह सुबह बोली, बहू आज होली है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर रंग नहीं गिरना चाहिए। तुम विधवा हो और विधवा का रंग से कोई नाता नहीं है। अगर गलती से लग गया तो तुम्हें पाप लगेगा। आज के दिन के लिए उसने क्या क्या सोचा था, मगर आज देविका, मीनू पड़ोसी
सब उनके घर आकर होली खेल रहे थे, लेकिन श्रुति उन्हें देखकर आंसू बहा रही थी। वो सोचने लगी कि कैसे माँ बाप है रजत के, और कैसी बहन है जो इतने खुश होकर होली खेल रहे हैं। क्या इन्हें आज रजत की जरा भी याद नहीं आ रही? वो सोच ही रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। मीनू की उस पर नजर गई और वो चिल्लाई, माँ देखो, भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी। देविका वहाँ बड़बड़ाते हुए आई और बोली, होली का सारा मजा खराब कर दिया मनहूस ने। मुंह पर एक गिलास पानी डाल दो, सब होश आ जाएगा। मीनू ने उसके मुंह पर पानी डाला, मगर उसे होश नहीं आया। अरे कहीं ये मर ना जाए। मीनू जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, वरना हम पर ही इल्जाम आ जाएगा कि बहू को मार दिया। मीनू ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने श्रुति की जांच करके बताया, देखिए, आपकी बहू माँ बनने वाली है। इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। अगर इसके खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सब चौंक गए। श्रुति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। डॉक्टर के जाते ही देविका चिल्लाई, मनहूस तो तू थी ही, बच्चलन भी हो आज पता चला। मेरा बेटा तो रहा नहीं, फिर ये बच्चा किसका है? माँ जी, ये बच्चा आपके बेटे का ही है। रजत के साथ मैंने 1 महीना गुजारा है। क्या 1 महीने में मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा रजत मेरे बच्चे के रूप में वापस आ रहा है। कल मुही पता नहीं कहाँ मुँह काला करके आई है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। माँ जी, आज होली है, आज तो मेरे साथ ऐसा मत करो। ये बच्चा आपके बेटे की ही निशानी है। देविका और मीनू उसे धक्का देकर घर से निकालने लगी। तभी विनय ने आकर श्रुति को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, खबरदार, अगर किसी ने श्रुति को हाथ लगाया तो। मैं तो होली के दिन गुलाल लगाने आया था। सोचा था यहाँ आकर आपका दुख बांटूंगा, लेकिन आप तो इस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हो। तू तो ऐसे तरफदारी कर रहा है जैसे तू ही इसके बच्चे का बाप हो। माँ जी बस कीजिए, इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। सच्चाई चुप गई ना। माँ जी, मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विनय को कुछ मत कहिए। क्यों, आखिर ये तुम्हारा क्या लगता है? विनय से रहा नहीं गया और उसने अपने हाथ में लिए गुलाल से श्रुति की मांग भर दी और कहा, पति हूँ मैं श्रुति का, समझी? अब श्रुति मेरी पत्नी है और किसी को मेरी पत्नी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। अब मैं ही इसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुमने ये क्या कर डाला विनय? इस होली पर मैंने तुम्हें रंगों का तोहफा दिया है श्रुति। अब तुम्हारी जिंदगी से इन रंगों को कोई नहीं छीन सकता। होली मुबारक हो श्रुति। श्रुति रोते हुए विनय के गले लग गई। उसके बाद श्रुति ने विनय के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया।